नावल तबीर-ए-हयात राइटर जहीना अरुश किस्त नंबर 18 इन द कोर्ट ऑफ शेडोज शी फाइट्स अलोन। मामा आपको किसने कहा था कि मैं रिश्ता हमाइल के लिए ले जाएं? क्या मतलब सदीस, तुम दोनों साथ में कितने खुश रहते हो। तुम लोगों की मुँह बात करते वक्त तकती नहीं है। हमें भी लगा था तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मामा एक बार तो मुझसे बात तो करती। तो नगमा भी तो यही कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे गलतफहमी हुई थी तो क्या उसको भी हुई थी? और उसको ऐसा किसने कहा था, हमारे ने या मैंने? हम पागल तो नहीं हैं। तुम इस रात डिनर पर तुम दोनों ने नगमा को नहीं कहा था कि हमारा कुछ चल रहा है? उसने कहा था मुझे कि हमाल कह रही थी कि जब कुछ हो जाए फिर वो बता देगी। और वैसे भी हमाल को हम तुम्हारे लिए कब से सोच रहे हैं, कितनी अच्छी और प्यारी बच्ची है। मामा मामा ये बात नहीं हुई थी हमारे दरमियान। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उससे उसी के बारे में बात कर रहा था। वो तो नगमा आंटी आ गई थी तो वो फार्मली उन्हें ऐसा कहने लगी। और कमाल है, इन्होंने भी हमारे से भी पूछा तक नहीं। नाइला बेगम सजाद को देखने लगी। इन्होंने बगैर उन दोनों से पूछे इतना सब कुछ कर लिया था। तो हमें लगा था, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम लोगों को सरप्राइज़ करेंगे। वाह मामा, आप अच्छा सरप्राइज़ कर दिया मुझे। कम से कम कोई क्लू तो इंसान देता है ना। कम से कम हम में से एक को अगर पता भी होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अच्छा ओके, हम मानते हैं हमें गलतफहमी हो गई थी, मगर तुम बताओ किसे पसंद करते हो? नाइला अब असल बात पूछ रही थी। मैं बाद में बताऊंगा, मगर खुदा का वास्ता है इस बार कोई फर्जी कहानी ना बनाए और नगमा आंटी को भी इस ड्रामे के बारे में बताएं। वो हमारे पर गुस्सा होंगी। मुझे नहीं लगता वो उस बात पर गुस्सा होंगी। उनके घर में तो कुछ और माहौल चल रहा है। मैं कल शिराज से मिलने चला जाऊंगा और ख़त्म हो गई गलतफहमी। सजाद, मैं इतने अरमानों से गई थी। नाइला को अभी भी ये रिश्ता ना होने पर अफसोस हो रहा था। तो तुम दूसरी के लिए चली जाओ। उसने बताया तो है वो किसी को पसंद करता है और हम हमारे को बेटी मानते हैं। ज़रूरी नहीं वो हमारी बहू भी बने। नायरा उसको देखकर सर हिलाने लगी। मैं भी नगमा को कॉल करती हूँ। सजाद हमारे के बारे में सोचने लगा। ना चाहते हुए भी वो सोचों से नहीं हट रही थी। उसने पहले उसको ऐसे लड़खड़ाते हुए नहीं देखा था और फिर शिराज साहब का रिएक्शन, वो सच में उसके लिए परेशान हो रहा था। ये उसकी खुशकिस्मती थी या उन्हीं लोगों की ज़हनियत जिसको वो लोग ब्लेम नहीं कर रहे थे? जो भी था, मगर अच्छा था। शिराज, ऐसे बगैर नाश्ते के ऑफिस मत जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। दिल नहीं कर रहा नगमा, तुम कर लो। अगर फिर भूख लगी ऑफिस में कुछ खा लूँगा। मेरा भी दिल नहीं कर रहा। शिराज ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वो निकल गया। पीछे नगमा भी वापस डाइनिंग टेबल पर गुमसुम बैठ गई। बेगम साहिबा, आपने नाश्ता कर लिया है? जब मैं बर्तन उठा लूँ? सलमा ने आकर उससे पूछा था। उठाओ सब कुछ सलमा, भूख नहीं है। वो सुस्ती से अपने रूम में चली गई। शिराज साहब भी आज मरजाई से ऑफिस में गए थे। उसकी ऑफिस मीटिंग अभी ख़त्म हो गई थी। 11 बज गए थे। टेबल पर पड़े गए वायरलेस बज गया था। उसने पिक कर दिया था। सर, अरियान अरसलान आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप फ्री हो तो भेज तो नहीं। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने इन्फॉर्म कर दिया था। पहले तो चाहता था कि इनकार कर दे, मगर फिर आने का कह चुका था। आर्यन बगैर किसी टेंशन के उसके ऑफिस में आ गया। उसने कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं दिया था। बैठ जाएं, थैंक यू। वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया था। शिराज लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो ऐसे जाहिर कर रहा था कि वो बहुत बिजी हैं। शिराज अंकल, आपने कहा था कि आप फ्री हैं, इसलिए मैं आया हूँ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? शिराज ने लैपटॉप से सर उठाया था। मिस्टर आर्यन, आपने जो कहना है वो कह सकते हैं। वो पूरी तरह से अब उसकी तरफ मतवज्जा होने लगा। मैं पहली बार किसी को अपने एक्शन के बारे में वजाहत दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमाइल से निकाह इसीलिए आप लोगों को बगैर बताए किया है क्योंकि मुझे उसकी सेफ्टी चाहिए थी। आज नहीं तो कल मैंने आपसे और आंटी से इसके बारे में बात करनी थी, मगर हालात ऐसे बने इसलिए मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। आर्यन, आपको क्या लगता है हम उन्हें कुछ होने दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, मगर मेरा यकीन करें, जो होने जा रहा था वो अब भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। शायद उसके करियर के साथ उसके लाइफ को भी खतरा था और शायद अभी भी है। मसलन क्या? जो भी होगा आपके दादा हजूर के रहमो करम पर ही होगा। आर्यन अंकल, अब अगर आप किसी जाननी जानवर को मारेंगे तो अपने बचाव के लिए वो वार तो करेगा। उसको मारने के लिए आपको खुद को जिंदा रहना होगा। और इस सब की वजह मैंने आपको कल भी बताया था। मैं हमारे से मोहब्बत करता हूँ। इससे बड़ी रीज़न तो मुझे कोई नहीं लगती। रीज़न तो बड़ी है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जो करना चाहते थे निकाह के बगैर भी कर सकते थे। बिल्कुल मैं कर सकता था, लेकिन मुझे हमाल को भी हैंडल करना था। उसको ब्लैकमेल करके वो मेरे साथ निकाह के लिए राज़ी हुई है। कमाल है मिस्टर रेयान, उसके बाप के सामने तुम सब कुछ अपनी ज़ुबान से एक्सेप्ट कर रही हो कि तुमने उसे ज़बरदस्ती कर लिया है। मुझे करना पड़ा। आप अपनी बेटी को तो जानते हैं, वो सीधी बात मानती कहाँ है। और रही बात मैंने सच बोलने की, तो मुझे झूठ बोलने से नफरत है। शायद कल भी आप लोगों को इस निकाह के बारे में पता नहीं चलता अगर आप मुझे उसके रिश्ते का नहीं बताते। आर्यन, हम तुम पर भरोसा करते थे, उसका तो मान रखते। शिराज ने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर वो तो खुद को सही समझ रहा था। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको झूठ कहकर अपनी भी राज़ी कर लेता? तो ये तो मुझसे नहीं हो रहा। मैं अपने बाप को भी वो कोई वजाहत नहीं देता। मैं जो करता हूँ वो सिर्फ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होता है।
आपको हर सवाल का जवाब इसीलिए दे रहा हूँ कि आप हमाल के बाप हैं और वो मुझे बहुत अजीज़ है। शिराज खामोश हो गया था। तुम्हारे घर वाले उस्मान अरसलान वो जानते हैं इस बारे में? मुझे किसी की परवाह नहीं है। हमाल मेरी पसंद है और जो मेरी पसंद है वो मुझे दुनिया से मंजूर शुदा नहीं चाहिए। शिराज उसको देखकर सर हिलाने लगा। ठीक है आर्यन, लेकिन याद रखो वो लड़की मेरी जिगर का टुकड़ा है। उसको मैंने हमेशा शेरनी की तरह गरा कर चलना सिखाया है। कल उसकी जो हालत हो गई थी वो मैं फिर नहीं देखना चाहता। वो मेरी बेटी है, लेकिन हज़ारों बेटों को मैं उस पर कुर्बान कर सकता हूँ। डोंट वरी अंकल, आपकी बेटी जिस तरह बदतमीज़ है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। उससे टकराने वाला सबसे पहला मुझसे सामना करेगा। मुझे सुनकर अच्छा लगा। उम्मीद है मैं उसे इस तरह देख भी लूँ। आप बिल्कुल देखेंगे, लेकिन आपको प्लीज़ आंटी को मनाना है। शायद मैं उन्हें ना समझा सकूँ। तुमने जो किया है उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। नगमा को भी तुम खुद मनाओगे। वो आखिर में मुस्कुराने लगा। वेल, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी ससुर बनने पर आएंगे। अब तुमने बनाया है तो बनना तो पड़ेगा। उसकी बात पर आर्यन हंसने लगा। अपने शायद नाश्ता भी नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? शिराज हैरान हुआ था। मैंने तो सिर्फ गीज़र कर दिया, लेकिन जगह पर लगाया है। चले आए साथ में करते हैं। 1 मिनट, तुमने मेरी बेटी को बगैर नाश्ता करके छोड़ा है? वो जो उठने वाला था वापस बैठ गया। मिस्टर शिराज, आपकी बेटी साहिबा अभी तक सो रही है। घर में इतने मुलाजम है उसके लिए। वो सिर्फ ज़ुबान से कहेगी और सब कुछ हाजिर होगा। और वैसे भी आपकी बेटी मेरे लिए नाश्ते पर इंतज़ार के लिए नहीं बैठेगी। दैट्स माई गर्ल। आर्यन से आगे आगे जाकर दोनों कैफेटेरिया में पहुंच गए। आर्यन शाज के कम्प्लीमेंट पर मुस्कुराया था। वो आज जान गया था उसकी बीवी मुझे एतमाद ऐसा नहीं आया। उसके पीछे तो पूरा सपोर्ट सिस्टम था और वो उसका बाप था। दोपहर का 1 बज गया था। हमाल अभी उठने के लिए आंखों को थोड़ा सा खोल चुकी थी। उसने देखा वो जहाँ पर है वो सब कुछ चेंज है। कमरा भी उसका नहीं है। रोशनी की रफ्तार से उसे याद आना शुरू हुआ था। वो जल्दी से बैठ गई। साइड टेबल पर खूबसूरत कला को उसने देखा। गली में सुइयाँ दोपहर के 1 बजे दिखा रहे थे। अल्लाह, मैं इतना सोई हूँ। वो जल्दी से बेड से उतरने लगी और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए फ्रेश होकर एक हल्का सा ड्रेस वहाँ से उठाने लगी और उसको चेंज करके कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन घर में नहीं था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मगर अभी तो दोपहर भी हो गया है। जी मैम, आप लेट उठ गई हैं। सर ने कहा था आपको डिस्टर्ब नहीं करे। वो कहा है? उसने मुलाजम से पूछा। सर तो ऑफिस गए हैं। कमीना खुद काम कर रहा है और मैं यहाँ पर बंद पड़ी हूँ। आप नाश्ते में क्या लेंगी मैम? सर्वेंट उससे पूछने लगी। उसने उसको देखा था। कुछ नहीं, बस मुझे एक स्ट्रॉन्ग चाय का कप दे दें। ठीक है मैम, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। वो मुलाजमा वहाँ से चली गई। हमारी इधर उधर देखने लगी और एक साइड पर जाने लगी। पूरा फार्म हाउस बहुत खूबसूरत से इंटीरियर डिज़ाइन हुआ था। ज़्यादातर ग्रे और डार्क ब्लू कलर का पेंट हो गया था। ग्लास वॉल से सामने का लॉन भी खूबसूरत लग रहा था। वहाँ का फर्नीचर भी जदीद डिज़ाइन से बना हुआ था। हर चीज़ तरीके से ऑर्गेनाइज थी। वो वहाँ पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। गाड़ी के बैल की आवाज़ आने लगी। सामने से उसकी गाड़ी में दरवाजे से अंदर आ गई थी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल लिया था। उसने वॉल ग्लास से उसे देखा था। वो वहीं पर आ रहा था, स्याह ग्लासी, स्याह पेंट कोट पहने। वो उसके पास आकर रुकने लगा। गुड मॉर्निंग बेबी, आई थिंक तुम्हें मेरी रूम में कुछ ज़्यादा नींद आ गई थी। वो उसके देर से उठने पर उसे तंग कर रहा था। आप कहाँ पर सोए थे? सच में मैं बहुत सुकून से सोई थी। वो सामने वाले सोफे में बैठकर तंजिया मुस्कुरा रही थी। जो हरकत का बाद तुमने किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। बस करें आप। आपने भी मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर लाया था। मैंने तो बदला लेना ही था। मैम, आपकी चाय। वही मुलाजमा चाय का एक कप उसके सामने करने लगी। थैंक यू। वो उससे कप लेकर सोफे की साइड पर रखने लगी। तुम चाय पी लो, भी तुम्हें कल अंकल आंटी से मिलवाने लेकर जाना है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो बाहर जाने के लिए मुड़ गया था। क्या मतलब मिलने के लिए लेकर जा रहा हूँ? मैं यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आई थी। शायद आप बोल रहे हैं। तुम कौन हो? क्या मतलब आपको नहीं पता क्या? मैंने पूछा तुम कौन हो? अपना सवाल फिर से दोहराने लगा। मैं हमायल हूँ। कमाल है, आपका रात कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है। पूरा नाम हमायल मारूफ। गलत? चलो मैं बताता हूँ कि तुम नहीं भूलोगी। वो सोफे के इर्द गिर्द हाथ रखे उसे कहने लगा। उसके झुकने से वो नीम दराज हो गई थी। तुम्हारा पूरा नमायल हमायल मारूफ अरसलान है। वो अरसलान नाम पर जोर देने लगा। इसलिए बेहतर है कि तुम इसका मतलब भी समझ लो। नहीं समझना मैंने कुछ भी मिस्टर आर्यन। वो उंगली से उसको पॉइंट आउट करने लगी। आई हेट हिज नेम एंड आई हेट यू बट आई लव यू मे जान। आई लव यू टू मच। एडिट। वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने लगी। मुंह बना के एक बार फिर दिल में उसे गाली से नवाज गई थी। आप दूर होंगे या फिर आपको शौक है बंदरों की तरह लटकने का? वो जो उस पर झुका था उसके छेड़ने पर हंसने लगा। हमारे कुछ तो लिहाज कर लो, शर्म कर लो थोड़ा सा। अपने इस 3rd क्लास लैंग्वेज पर थोड़ा फोकस करो। लगती नहीं हो कहीं से कि तुम पढ़ी लिखी हो। ऐसा लगता है किसी क्रिमिनल से बात कर रहा हूँ। मैं तो ऐसी ही हूँ मिस्टर बदतमीज़, मुँह फाड़, 3rd टाइप लैंग्वेज यूज़ करने वाली। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आप जैसों को डील करना है। वो थोड़ा उसके करीब होके उसकी आंखों में देखने लगी। तुमने जाना है या फिर मैं अपना इरादा बदलूं? वो पीछे होके वो पूछने लगा। चलो मैं चाय गाड़ी में पी लूँगी। हाथ में चाय का कप पकड़े वो खड़ी हो गई थी।
पहले चाय पी लो, इतनी भी जल्दी नहीं है। पर मुझे घर जाना है। वो ज़्यादा सेफ्टी होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दोबारा घर ला सकते हैं। तुमने तो मुझे भी चुराया है, आपकी क्या औकात है, चलो आओ। वो उससे आगे चलने लगा। हमाल उसकी बात में खो गई थी, लेकिन जल्दी से खुद को वापस संभाल गई। अब कल रात कहाँ सोए थे, गाड़ी में बैठकर वो उससे पूछने लगी थी। आर्यन ने उसे देखा था। क्यों, तुम्हें मेरी याद आ रही थी? बंदा सर दीवार से मारे आपको याद ना करे। आर्यन के होंठ फैल गए थे। तो फिर बार बार क्यों पूछ रही हो? इसलिए ताकि मुझे भी पता चले मेरी मेहनत का कुछ फ़ायदा हुआ था या नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो उसकी रिटाई पर खुलकर हंसने लगा था। वो उसे क्या बताता, पूरी रात उसकी मेहनत की वजह से सोया भी नहीं था। अरसलान हवेली में आज लंच पर सब टेबल पर बैठे थे। आयशा अपनी जगह पर नुमान के साथ बैठी थी और दूसरी साइड पर नदीम अपनी बीवी खदीजा के साथ उन दोनों के आमने सामने बैठे थे। माँ के लेफ्ट साइड पर अलीशा बैठी थी और हमेशा की तरह सरबराही कुर्सी पर उस्मान बैठा था। आर्यन कल से घर नहीं आया था। बहुत दिनों बाद तुम सबको एक साथ खाने पर देखकर अच्छा लग रहा है। अब्बा जान अभी कहाँ, हम सब बैठे हैं। आर्यन तो मिसिंग है। बहू बेगम, तुम्हारा बेटा अपनी मर्जी का मालिक है और वैसे भी हमारी बात को कभी अहमियत देता भी है। जो हमारे साथ खाने के टेबल पर बैठेगा वो मसरूफ़ होगा। कल से मुझे भी मिलने के लिए नहीं आया, वरना आप तो जानते हैं वो हर हाल में मुझसे मिलने के लिए टाइम निकालता है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी जब जब कोई वक्त निकालना चाहे वो निकाल ही लेता है। वो कौन सा किसी के साथ काम कर रहा है, अपना ऑफिस है, अपना ही बिजनेस है, डील कर दे। जो भी चल रहा है फैमिली से ज़्यादा तो कुछ भी अहम नहीं है। आप जानते हैं बिजनेस उसका जुनून है, वो किसी के लिए भी उसमें ताकीर नहीं करता। आंटी, इन्होंने शाम में टेक्स्ट कर दिया था, वो कह रहे थे मैं आज घर पर आऊँगा। अलीशा आयशा और उस्मान के दरमियान में बोलने लगी। सॉरी, मैं भूल गई थी, कल रात फिर बहुत लेट हो गया था और आप लोग सो भी गए थे, इसलिए मैं नहीं बता सकी। कोई बात नहीं अलीशा, जब उसी ने कहा है तो वो आ जाएगा। आप खाना खा लें। वो वापस अपनी प्लेट पर झुक गई। वैसे भी आपने खाना अच्छा बनाया है। नदीम आयशा को देखकर कहने लगा। शुक्रिया नदीम भाई, मगर खाना सभी कुक ने बनाया है, मैं तो सिर्फ निगरानी कर रही थी। बहू, तुम्हारी इसी निगरानी को हम याद कर रहे थे। तुम भी अमेरिका ऐसी गई थी, आने का नाम नहीं ले रही थी। आयशा उस्मान की बात पर मुस्कुराई थी। अब्बा जान, अभी तो आ गई हूँ, अभी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, उसने तरीके से जवाब दिया था। वैसे उस्मान साहब, सच कह रहा हूँ, पाकिस्तान में खानों का मज़ा ही कुछ अलग है। मैं तो अमेरिका के होटल्स के खानों और हार्ड फूड आइटम से तंग आ गया हूँ। सच में दिल खुश होता है हर एक नवाला लेते वक्त। बस खाते रहा करो, जो दिल करे कह रहा सब हाजिर होगा। और वैसे भी हम जितने भी किसी जगह के आदि क्यों ना हो जाए, पानी और खाना अपने घर का ही अच्छा लगता है। ये सही कहा तुमने। उस्मान भी उसे देखकर सर हिला रहा था। उसके फ़ोन पर मैसेज टोन बज गई थी। स्क्रीन पर बल्ले का नाम चमक रहा था। वो बगैर कोई रद्दअमल ज़ाहिर किए वापस खाने में मसरूफ़ हो गया था। नुमान, इलेक्शंस की तैयारियां कैसी जा रही हैं? उसने अभी उसको मुखातिब कर लिया। सब कुछ सही जा रहा है, उम्मीद तो है हम सब इस बार जीत जाएंगे। तुमने अच्छी खबर सुनाई है बरखुदार, शाबाश। वो हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपकी देने लगा। कब तक हो रही है इलेक्शंस? नदीम ने नुमान से पूछा था। उसने उसे देखा था। अभी तो कुछ टाइम रहता है, 2 हफ्तों तक हो रही है। अगर मेरे लायक कुछ खिदमत हो तो कहो। अभी तो कुछ खास नहीं होगा तो ज़रूर बताएंगे। चलो, सुनकर अच्छा लगा। तुमने जो किया है नदीम, वो काफ़ी है। अभी हमारे करने की बारी है, बस तुम तमाशा देखा करो सिर्फ। अब ये इलेक्शन हम ही जीतेंगे। आप जिस यकीन से कह रहे हैं, मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आर्यन पहुंच गया था। वालेकुम सलाम। हम तुम दोनों का वेट कर रहे थे, आ जाओ, खाना ला गया है। शिराज आर्यन और पीछे आने वाली हमाल को देखकर कहने लगा। उसके पीछे पीछे आर्यन और हमाल ड्राइंग रूम से डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। नगमा जो सोफे पर बैठी थी हमाल को देखने लगी, मगर कुछ कही नहीं थी। उन दोनों के पीछे वो भी जाने लगी। टेबल पर सब कुछ लग गया था, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। हमाल ने नोटिस कर लिया था नगमा कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन शिराज ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो खामोश बैठी थी, चम्मच से इधर उधर बिरयानी हिला रही थी। आर्यन ने उसे देख लिया था, मगर वो अपनी प्लेट पर ऐसी झुकी थी जैसे चावलों के दाने गिन रही हो। आर्यन और शिराज के दरमियान आपस में आहिस्ता आहिस्ता से बात हो रही थी। दोनों ख़वातीन में से कोई भी आज कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। खाना खा लिया गया था। आर्यन शिराज से इजाज़त लेके वहाँ से निकल रहा था। जाते जाते आखिरी नज़र वो हमाल पर डाल गया। उसके जाते ही वो भी अपने रूम में जाने के लिए सिरों की तरफ बढ़ने लगी। हमारे शराजी ने उसे आवाज़ दिया था। उसके रवा कदम रुक गए थे। मैं तुम्हारा स्टडी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। वो उससे सवाल करेगा और उसके जवाब देना उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। उसके कदम स्टडी के रास्ते जाने से इनकारी हो रहे थे। इसी तरह सीढ़ियों में खड़े वो सोच रही थी। कुछ देर बाद हिम्मत करके और आहिस्ता आहिस्ता खुद को कन्विंस करने लगी। स्टडी की तरफ रवाना हो गई थी। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वो सामने एक चेयर पर बैठा एक फ़ाइल को देख रहा था। अंदर आऊँ? हमाल, क्या हो गया है? वो चेयर में सीधा होकर उसी फाइल को टेबल पर रख के उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। उसको बुलाने पर वो अंदर आ गई थी, मगर अभी उसी तरह खड़ी थी। एडवोकेट हमाल, जिसके मुकद्दर में दुनिया लरसती थी, आज किसी मासूम बच्चों की तरह बाप के सामने खड़ी थी। बैठ जाऊं? उसने सामने चेयर पर इशारा करने लगा। हमाल बैठी तो थी, मगर उसका सर नीचे था। वो हाथों को मरोड़ रही थी।
क्यों कर रही हो हमायल? उसने सर उठा दिया था। शिराज उसके हाथों को आंखों से इशारा करने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कैसे वजाहत करें। पापा आई एम सॉरी, मेरा यकीन करें मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। आई स्वेर मैं आपको या मम्मा को नाराज करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? वो उससे पुरसोच निगाहों से पूछने लगा। नहीं बाबा, वो बिलिड्डी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था तुम्हारी आंखों में ये आंसू। अगर तुम्हारी मर्जी शामिल भी नहीं थी तो अब तो वैसे भी निकाह हो गया है। अब जिसने तुम्हें मजबूर किया है उसको इतना तंग करो कि वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि उसने गलत लड़की से पंगा लिया है। बाबा, वो हैरानी से उसे देखने लगी। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तुम्हारे साथ अगर कोई प्लान है तो बताओ। बाबा, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? वो हिचकी लेते हुए हंसने लगी। बाबा, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? वो हिचकी लेते हुए हंसने लगी। उसकी आंखों से एक आंसू उसके गाल पर गिर गया था। मैंने हमेशा एक हमायल नामी लड़की को आंखों में आंखें डालना सिखाया है, रोना नहीं रुलाना सिखाया है। अब मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा कि अपने शोहर की गलत को भी सही कहो। अगर वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ गलत कर रहा है तो तुम भी उस काम पर उसे इतना मजबूर करो कि वो सर पकड़ कर बैठ जाए। बाबा, किस दुनिया से आए हैं आप? इस दुनिया में तो ऐसे बाप को मैंने किसी और का नहीं देखा। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे क्योंकि वो सिर्फ हमाल के बाबा हो सकते हैं। इस दुनिया में किसी और की बेटी तो हमाल जैसी नहीं हो सकती। शिराज ने उसे अपनी बेटी होने का शर्फ बख्शा था। सीरियसली आपको पता है? वो अपने आंसुओं को साफ करने लगी। मुझे लगा था आप मुझे डांटेंगे, नाराज़ होंगे, मुझे कसूरवार ठहराएंगे, मेरा यकीन नहीं करेंगे और तो और एक और अच्छी बीवी बनने का सबक देंगे, मगर आपने तो मुझे ज़मीन से 1 मिनट में आसमान पर पहुंचा दिया। उसके आंसू एक बार फिर बहने लगे। मैं ऐसा क्यों करूँगा हमाल? तुम मेरी बेटी हो, जिसको मैंने पाला है, जिसकी रगों में मेरा खून है, जिसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। अगर वो कुछ कर भी गई है तो मुझे यकीन है उसमें इतनी काबिलियत है कि वो गलत को सही रूट पर ला सके। बाबा, आपका दिया हुआ इत्मीनान इस दुनिया की किसी भी दौलत से 1000 गुना ज़्यादा कीमती है। वो ज़मीन पर बैठे अपना सर उसकी गोद में रखने लगी। मैं खुद को भी भूल जाऊं अगर कभी इस इतबार के दरमियान मुझे किसी और चीज़ का इंतखाब करना पड़ा। आई प्रॉमिस बाबा, मैं आपके ट्रस्ट को कभी टेस्ट नहीं पहुंचाऊंगी। जब तक मैं हूं तुम्हें खुद को भूलना पड़ेगा। वो उसके सर पर अपना शफकत बड़ा बोसा देने लगा। डोंट वरी बाबा, इस ब्लडी एडिड को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मुझे तुम्हारी चाहिए। अगर मेरी ज़रूरत कहीं पर हो तो ज़रूर बताना। हाँ हाँ हाँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ, बस आपकी नाराज़गी से डर लगता है और मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। वो उसके सर पर हाथ रखने लगा। मगर मामा, उन्हें कैसे समझाऊँ? वो तो मेरी बात सुनती भी नहीं है। पहले मैं कोशिश करता हूँ और ऊपर ऊपर से बस तुम कुछ इमोशनली डायलॉग्स कह देना। मैं तो नहीं करने वाली बाबा, वो एडिट ही सब कुछ करेगा। मुझे मेरी मामा हंसी हुई चाहिए। शिराज उसकी बात पर कहका लगाने लगा। वो उसकी गालियों और मनाने वाली बात पर न चाहते हुए बेहंस रहा था। जानते हो हमारे, मैंने ऐसा भी क्या कहा था उस एडिट को? अच्छा किया था। आपको पता है उनका पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम गुंडाबाजी पर चल रहा है। बेटा, मुझे तो लगा था तुम कुछ दिनों में ही भूल गए हो। अरे माम, मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो उसके कंधे पर हाथ डालने लगा। और तुम अलीशा, इतना लेट मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, पहले नहीं बता सकती थी? मैं बता रही थी आपको, मगर आंटी ने कहा था सरप्राइज़ देना है। वो तो फिर ज़्यादा लेट हो गया तो मैंने कॉल कर लिया। सॉरी मॉम, मैं थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं, अब तो फ्री हो या फिर कहीं जाने का इरादा है? अभी के लिए तो बिल्कुल फारूक हूँ। आप बताएं आंटी, क्या हाल है? पाकिस्तान में इतना टाइम बाद आकर कैसा लगा? अपने मुल्क और घर का मज़ा ही अलग है। आर्यन, जहाँ पर मैं 10 साल पहले आई थी, मगर अभी सब कुछ बदल गया है माशाल्लाह से। तुम भी हैंडसम हो गए हो। थैंक यू आंटी। उसकी तमाम क्रेडिट मॉम को जाती है। बदमाश कहीं के, तुमसे बस यही बातें करवा लो। वो माँ को आंख मारने लगा। मैं सिर्फ आपसे यही बातें करता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, खड़ूस तेरे जैसा और कोई नहीं है। मेरी मानो तो शादी कर लो। सच में तुम्हारी ज़ुबान को भी थोड़ा लगाम लग जाएगा। माँ, मुझ पर कोई पाबंद नहीं बांध सकता। उसको एक आईब्रो चुकाने लगा। ये किसने कहा है? जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तब मैं तुमसे पूछूंगी। अरे मोम, आपकी बहन भी तो आपकी तरह निकली। खदीजा उन दोनों के दरमियान बोलने लगी। उनको भी तो बीवी हर मसले का हल लगता है। आर्यन बेटा, हाल तो है। वैसे तुम शादी कर लो हमारे अमेरिका जाने से पहले, फिर मैं भी तुमसे पूछ लूँगी और तुम्हारी शादी को भी देख लूँगी। अब तो कल आई हैं, अब जाने की बातें कर रही हैं। हमारा कहाँ पता चलता है, नदीम का सारा बिजनेस अमेरिका में है। वो तो हम कुछ टाइम के लिए आए हैं। चलो, आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या मतलब है? कोई है क्या? आयशा थोड़ा सा पीछे होकर उसकी आंखों में देखने लगी। माँ, सब्र तो कर ले थोड़ा, वक्त आने पर बताऊंगा। तो इसका मतलब कोई है? आर्यन, इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शादी करो और कितने नखरे करोगे? मैं इस बार आपकी बात मानूंगा। वैसे भी मैं आपको टाल थोड़ी सकता हूँ। वेरी फनी आर्यन बेटा, अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी दादी भी बनी होती। बस करें मॉम, आप कुछ ज़्यादा फास्ट जा रही हैं। तुम तो कल बुरे हो जाओगी, फिर भी कहोगे मैंने अभी सिंगल ही रहना है। मॉम प्लीज़ चेंज द टॉपिक। तो फिर क्या बात करें? वो उसको घूरने लगी। कुछ भी करें, बस ये नहीं। वैसे दादा कहाँ हैं? और डैड घर में नहीं दिख रहे। वो कहीं पर बाहर गए हैं। उनका सर दर्द से फिर से शुरू होने वाला है। याद है मुझे, इलेक्शंस हो रहे हैं कुछ दिनों में,
तुम तो वैसे दूर भागते हो और हर चीज़ का पता होता है। वो तो होता है, सब कुछ तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ ने तिरछी निगाहों से उसे घूरना शुरू कर दिया था। क्यों आईसीडी ऑफिसर्स की तरह देख रही हो? तुम क्या सोच रहे हो? आर्यन की नज़र कब से अलीशा पर थी, जो किसी को मैसेजेस कर रही थी। मॉम, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं क्या सोचूंगा? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मगर बताओगे नहीं। आर्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। बाबा, आपकी बीवी अभी तक मुझसे रूठी है, वो मेरी बात का जवाब भी नहीं देती। 3 दिन हो गए हैं। और कितना नाराज़ होगी मुझसे? वो राज़ी हो जाएगी, उसे कुछ टाइम तो लगेगा। मुझे उनसे इनका नाराज़ रहना अच्छा नहीं लग रहा। उसकी फ़िक्र करने के लिए मैं हूँ। तुम अपने केस पर फोकस करो। परसों अदालत में पेशी है, जाओ काम करो अपना। वो भी बिजी लग रहा था। मेरा सब कुछ रेडी है बाबा, और रात में उस पर काम भी करती हूँ। अभी दिल नहीं कर रहा, मैं अभी ऑफिस चली जाऊँ। वो उसके साथ सोफे पर बैठकर पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं, घर पर आराम से बैठ जाओ और अपना काम करो। जवाब सीधा मिला था, और वो भी इनकार में। आप क्या कह रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट है? शराजी लैपटॉप पर किसी को मेल कर रहा था, और साथ में उसके सोफे पर कुछ फाइल्स भी पड़े थे। प्रोजेक्ट तो नहीं है, मगर तुम ऐसा ही समझो। मार्केट में एक फर्नीचर सेल हो रही है, जो जितना ज़्यादा ओनर को पार्टनरशिप देगा, ये उसी को मिलेगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? आई मीन, अगर आप लेना नहीं चाहते तो लॉस हो सकता है। कुछ खास नहीं, मगर इससे आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है। बाबा, आप क्या लेना चाहते हैं? बेटा, हम जिस लेवल पर मूव कर रहे हैं वो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप पर ही रहें। क्यों नहीं ज़रूरी? फॉर्मेंसी तो हर किसी को चाहिए बेटा। चाहिए तो ये भी सबको है, मगर फाइनेंशियली वो बिजनेस वीक हो जाती है। मैं देख लूँ आपकी फ़ाइल? वो कुछ देर बाद उसे कहने लगी, जैसे वो उसकी बातों पर सोच रही हो। हाँ, देखो सभी फाइल्स। वो उसको देखने लगा। हमारे एक एक करते सभी डिटेल्स को जल्दी जल्दी देखने लगी। सभी डिटेल्स के बाद जो बिजनेसमैन उसमें इनवाइटेड थे उनके नाम लिखे गए थे। उसकी नज़र आर्यन अरसलान पर रुकी थी। तकरीबन 2025 लोगों में उसका नाम भी था। ये कब हो रहा है बाबा? हमारे न चाहते हुए भी पूछ लिया। शाम 4 बजे। जवाब देते हुए वो खांसने लगा। क्या हुआ है आपको? क्यों ऐसे खांस रहे हैं? वो टेबल पर पड़े जग से उसको पानी देने लगी। आपकी तबीयत ठीक है? उसने उसके माथे पर हाथ रख लिया। बस कल शाम से थोड़ी सी खांसी हो रही है, तो आप जाकर रेस्ट करें ना। क्यों जहाँ बैठे हैं? मैं जा रहा था, हमारे बस कुछ काम रह गया था, उसे ख़त्म कर लूँ। आप इसे छोड़ें। वो उसके हाथ से लैपटॉप उठा के टेबल पर रख गई। हमारे बस हो गया था मेल। बाबा, आपसे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उसको बाजू से पकड़कर उठाने लगी और उसको कमरे में ले गई। मैं आपके लिए सूप का कहकर आती हूँ, आप आराम करें, और आपको भी ऑफिस काम नहीं करेंगे। हमारे मैंने बता दिया है, शाम में मीटिंग है, जाना तो पड़ेगा। इट्स बिजनेस रूल्स। आपकी जगह मैं हैंडल कर लूँगी। आप तो वैसे भी जाने वाले नहीं हैं। मैं बता रही हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको जाने नहीं दूँगी। अगर मैं नहीं तो तुम कर सकती हो। वैसे भी मेरे बाद उसका ऑनर तुम हो। बेहतर है तुम जाओ। कमाल है बाबा, मेरे ऑफिस जाने पर राज़ी नहीं हो रहे थे और यहाँ पर मान गए हैं। मैं यहाँ पर भी नहीं माना, मगर तुम्हारी ऑफ़र अच्छी है। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, मैं हैंड टेंड कर लूँगी। आप बेफिक्र होकर आराम कर ले, और तब तक के लिए सूप भी बन जाएगा। थोड़ा तो मुझसे भी सुन लिया करो। करना क्या है, कैसे करना है? अच्छा बताएं क्या करना है? वो उसकी तरफ पूरी तरह से घूमने लगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। इन्हें नहीं लगना चाहिए कि हमने ये नहीं चाहिए, फिर लोगों की नज़र आपसे हट जाती है। आखिर तक सस्पेंस कायम रखना है। अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी तो स्माइल करके इग्नोर करना है, और कुछ। और वहाँ पर आर्यन भी होगा, सो बी केयरफुल। वहाँ झगड़ा शुरू मत करना। खैर, बाहर तुम्हारी मर्जी। अगर उसको ऑफिस से बाहर गालियाँ वगैरह देना है तो वो बात को अधूरा छोड़ गया। ओके, थैंक यू। अब बस टेंशन फ्री हो जाए। मैं अभी घर में बैठे बोर हो गई थी। बेस्ट ऑफ लक। मैं जानता हूँ तुम कर लोगी। इसमें तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, तुम तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं। वो अपने दुबई वाले प्रोजेक्ट की तरफ इशारा करने लगा, जो कि इलीगल फंसा हुआ मसला था। अरे मिस्टर शिराज, आप आराम करें, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। वो उसके नाम से अपना नाम सुनते हुए मुस्काने लगा। जाऊँ फाइल्स में कुछ देख लूँ? लैपटॉप में भी कुछ डिटेल है, थोड़ा सा एक रीड दे दो। मैं जा रही हूँ, बस आप रेस्ट करें। वो वहाँ से उठने लगी, मगर किचन में से कुक से सूप बनाना नहीं भूली थी। शाम के 4 बज गए थे। ये डील इस्लामाबाद के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में हो रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियां आना वहीं पर शुरू हुई थी। बिजनेस क्लास के लोग हर तरफ दिखाई दे रहे थे। लचपच अंदाज में हर कोई चमका हुआ एक दूसरे से मिल रहा था। उसका ऑनर भी आ गया था। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। रेस्टोरेंट का एक हॉल ऑफिशियली ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। बड़े बड़े टेबल्स को इकट्ठा करके उसके गिर्द बहुत सारी कुर्सियां रख दी गई थी। टाइम हो गया था। डील का ऑनर फवाद शाह सरबराही कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके सेक्रेटरी साइड पर उसके साथ बैठने लगे। तकरीबन बहुत लोग आ गए थे। सभी अपनी चेयर्स पर बैठ गए। हर चीज़ के सामने एक नाम का नीम प्लेट पड़ा था। हर कोई अपने अपने सामने बैठ रहा था। छोटे माइक हर एक शख्स के सामने, और पानी का एक बोतल पड़ा नजर आ रहा था। आर्यन भी वहाँ पर आ गया। वो भी फॉर्मली किसी न किसी से हैंडशेक करके, किसी को हेलो हाय बोल के अपनी जगह पर बैठ गया। उसका तो अपना ही स्टाइल था। ऐसा लग रहा था ये इवेंट उसी ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तमाम तर बिजनेस में से वो सबसे शार्प, यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता था। वेल, आई थिंक सब तकरीबन आ गए हैं। फवाद ने अपने सामने माइक ठीक कर दिया।
अभी तक शिराज अहमद नहीं पहुंचे। वो उसकी चेयर को खाली देखकर कहने लगा, टाइम तो हो गया है गाइस, बट हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। वो सभी को देखकर कहता है। लोगों के दरमियान बातें हो रही थी। आर्यन की नज़र जमशेद पर पड़ी थी। जमशेद के साथ ये गोल्डन चांस था और अगर वो ये फर्नीचाइज ऑन करता है तो हो सकता था कि वो वापस अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर ले। मगर आर्यन इस बार क्या करता है वो देखते हैं। लेकिन अभी वो आ गई थी। हाँ, वो होटल में पहुंच गई थी। उसने एंट्रेंस डोर पर कदम रख दिया था। लाइट पिंक कलर के कोट के नीचे वो वाइट शर्ट और वाइट पैंट पहने, साथ 4 इंच हील्स पहने, बालों का लूज सा पोनीटेल बनाए अपने बाप के नेम प्लेट के सामने रुक गई। सभी की नज़र उसी पर मरकूज थी। हाय एवरीवन, होप आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आर्यन उस आफत की परकाला को जहाँ पर देखकर आईब्रोज काने लगा था और वो नहीं जानता था कि जहाँ पर क्या कर रही है। आप तो ही एडवोकेट है ना मिस्टर फवाद? आई एम एडवोकेट हमाल मारूक। वो अपनी चेयर पर बैठे उसी को देखकर कहने लगी, तो आप यहाँ? आई थिंक इट्स अ बिजनेस मीटिंग। वो उसे ये एहसास दिला रहा था कि तुम गलत जगह पर आई हो। मैं यहाँ पर शिराज कंस्ट्रक्शंस की बहालफ पर आई हूँ। एडवोकेट, मुझे नहीं लगता आप ये कर पाएंगी। हम यहाँ कोई केस तो नहीं लड़ रहे। फवाद की बात पर वहाँ के सभी लोग हंसने लगे। वो सर हिला के दोबारा उसको देखकर मुस्कुराने लगी। सभी फिर से उसके इस साइलेंट एक्शन पर हैरान हो गए थे। मिस्टर फवाद शाह, वो उसका पूरा नाम लेने लगी थी। उसके एतमाद में भी कोई कमी नहीं आई थी। यहाँ पर आप मुझे जॉब तो ऑफर नहीं कर रहे, एम आर राइट? वो उसके जवाब देने के लिए रुक गई मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो बेहतर है आप डीलिंग करें। वैसे भी बिज़नेस का ताल्लुक बिज़नेस से होना चाहिए। डिग्री तो इंटरव्यूज़ में भी देखी जाती है और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठी हूँ एंड द ओनर। वो इतना प्रोफेशनली रोस्ट कर रही थी, कोई हंस भी नहीं सकता था मगर कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता। वेल, हम शुरू कर सकते हैं। फवाद खुद को कंपोज करते हुए कहने लगा। श्योर, उसने एक लफ्ज़ जवाब दिया था। फवाद की नज़रें वापस टेबल के इर्द गिर्द लोगों पर आ गई थी। थोड़ी देर लगा था उसको अपनी जगह पर आते हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर फर्नीचाइज पार्टनरशिप की बात हो रही है और आप सब जानते हैं इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, जो भी जहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और तो मैं आज लीगली इस फर्नीचाइज को उससे शेयर करूँगा जो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफर करेगा। इट्स आवर डील इस्टेब्लिश्ड फॉर नाइट, जो कि आप सब के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। आप लोग अपने बैटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग वैल्यू प्राइस 20 मिलियन देता हूँ। उसने सबको देखा और अभी उनके बोलने का इंतज़ार करने लगी। 21 मिलियन। एक जगह से आवाज़ आने लगी। सभी लोगों के सर भी उसी तरफ मुड़ गए थे। ये पहला शख्स था। आर्यन हमाल को देख रहा था। वो जानबूझकर उसी साइड पर नहीं देख रही थी। ओगे और कोई 22 मिलियन। एक दूसरा शख्स आवाज़ देने लगा। 23 मिलियन। एक नया शख्स सामने आया। 25 मिलियन। दूसरा वाला शख्स डायरेक्ट जंप कर गया था। 28 मिलियन। इस बार जमशेद ने आवाज़ दिया था, कूल मिस्टर जमशेद। फवाद उसे अप्रिशिएट करने लगा। 29 मिलियन। उसके पीछे आर्यन ने बेट कर दिया था। 30 मिलियन। वो जमशेद फिर से आवाज़ देने लगा। 31 मिलियन। उसको क्रॉस करते हुए आर्यन ने आवाज़ लगाई थी। हमारे को अंदाज़ा हो गया था ये आखिर में चाहिए किसको है। 32 मिलियन। एक और शख्स बैट करने लगा। तकरीबन वहाँ बैठे काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया था। 34 मिलियन। जमशेद हर वक्त कीमत तेज़ कर रहा था क्योंकि उसे सच में वो चाहिए था। 35 मिलियन। आर्यन एक बार फिर से आगे निकलने लगा। वो जमशेद को ये नहीं देने वाला था। उस ऑफर के बाद बहुत लोग खामोश हो गए थे। 50 मिलियन। हमाल की आवाज़ आखिरकार निकलने लगी थी। सभी की नज़र उसी पर हो गई थी। वाओ मिस हमाल, इट्स फैंटास्टिक। फवाद हाथ से ताली मारने लगा। अभी कोई है जो इसको बीट कर सके। उसके इतने हाई प्राइस पर आर्यन को लगा था ये पागल हो गई हैं। 51 मिलियन। जमशेद अपनी सारी जमा पूंजी उस पर इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि उससे उसका डाउन बिजनेस एम्पायर खड़ा हो सकता था। एनीवन एल्स? फवाद की आवाज़ एक बार फिर उभरने लगी। 52 मिलियन। आर्यन फिर आगे चला गया। हमाल ने इस बार भी उसे नहीं देखा था, हालांकि उसकी नज़रें उससे हट नहीं रही थी। मिस हमाल, आप क्या मिस्टर आर्यन को बीट कर सकती हैं? 60 मिलियन। वहाँ पर बैठे हर शख्स को लगा ये लड़की तो अब पक्का अपने दिमाग को घर में भूल कर आई है। मिस्टर हमाल, आप जानती हैं 60 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? आर्यन ने उसे आवाज़ देकर मुखातिब किया। एक तो वो उसे इग्नोर कर रहा था और ऊपर से ये बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी कर रही थी। मिस्टर आर्यन, मुझे चाहिए इसलिए मैं बीट कर रही हूँ। आप नहीं चाहते तो पीछे हट जाएं। आर्यन, यू हैव अ राइट कि आप आगे आए और इनको डाउन करें। फवाद उससे एग्री करने लगा। 60 मिलियन। खामोशी में जमशेद की आवाज़ फिर से गूंजी थी। हमाल की मुस्कुराहट उभर गई। लेवल ऊपर हो रहा था। ओके मिस्टर जमशेद, आप सबसे ऊपर है, कोई आगे आना चाहता है? 70 मिलियन। ओके वन एल्स। सब खामोश थे क्योंकि बात अभी उनकी बात से बाहर हो गई थी। यहाँ पर जमशेद अपने सारे सांसों को उस पर हटा रहा था और यान उसको जाने नहीं दे रहा था, जबकि हमाल क्या करना चाहती थी वो तो एक रास्ता बन गया था। 80 मिलियन। मिस्टर आर्यन, आई थिंक इट्स इनफ। वो आर्यन को देखकर कहने लगी। वो उसे प्रोक करके जानबूझकर गुस्सा दिला रही थी। अभी वो उसको देख रही थी। 90 मिलियन। जमशेद मरते हुए भी उसे लेना चाहता था। इसका मतलब मिस्टर जमशेद आगे जाने वाला है। आई थिंक द फ्लोर इज़ वार्म, कीप इट अप मिस्टर जमशेद। फवाद मज़े से कहने लगा।
100 मिलियन। आर्यन ने उसको फिर से बेट कर दिया था। उसकी नज़रें हमाल पर थी। वेल, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इतना कीमती है आप लोगों के लिए। जमशेद साहब बताएं। फवाद उससे पूछने लगा। आई एम राइट कांट मोर। उसने भी हाथों को ऊपर कर लिए थे। मिस हमाल, आप भी आखिरी बार कर रही हो। आई होप आप मिस्टर आर्यन को क्रॉस कर सकती हैं। ओके देन गो अहेड। आई एम बाइंडिंग दो 200 मिलियंस। और वहाँ पर बैठे हर एक को लगा वो अपने सर को मार दे जा उस लड़की को। आर्यन को लग रहा था वो अभी ब्लास्ट कर देगा। हमारी रिलैक्स बैठी थी। आई कांट बिलीव दिस मिस हमाल, आपको पता भी है आप क्या दावा कर रही हैं? वेल, ये मेरे लिए एक एल हाई जैक की तरह काम करेगा। अगर मैं इस पर इतना पैसा वेस्ट कर रही हूँ सो इट्स माइन। इसका गेमिंग स्टाइल काफ़ी कन्विंसिंग था। फवाद सर हिलाने लगा। मिस्टर आर्यन, आप क्या कहेंगे? मैं ये लेना नहीं चाहता हमारे, मगर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये खाक का सौदा करना भी मंजूर है। वो नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो उसकी आंखों में देखकर खुली आंखों से चैलेंज कर रही थी। 210 मिलियन। आर्यन ने चुभाते हुए उस डिजिट का ऐलान कर दिया था। ओ माय गॉड, टुडे इज़ माय लकी डे। फवाद, उसका चेहरा उस पे दर पे झटकों से सुर्ख हो गया था, जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं करना चाहता था। आई थिंक मुझसे ज़्यादा उनको इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं मज़ीद नहीं बढ़ा रही। और आर्यन को लगा किसी ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया है। उसका अपनी बात से इतनी जल्दी पीछे हटना वो समझ गया था कि वो सिर्फ प्राइस बढ़ा रही थी। आप अभी इस पर नजायज़ के ऑनर हैं। एक वकील ने लीगली पेपर उसके सामने रख दिए। वो एक नज़र पेपर को देखने लगा और साइंस करने लगा। थैंक यू एवरीवन जहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। यू कैन गो नाउ, इंजॉय द रिफ्रेशमेंट। सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठने लगे। बगैर आर्यन को देखे वो वहाँ से उठकर थोड़ा आगे जाने लगी। मिस हमाल, फवाद उसे पीछे से आवाज़ देने लगा। वो उसको देखने लगी। अगर आप इस तरह पीछे हट रही तो इतना आगे जाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बात पर हमाल हंसने लगी। इसे तो बिज़नेस कहते हैं। मैं अगर नहीं आती तो आपका ये फ्रेंचाइज 30 से भी ऊपर नहीं जाता। वेल, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू। वो एक साइड से निकलने लगी। फवाद ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो एक साइड पर खड़ी होने लगी। आर्यन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। दोनों हाथों को अपनी पैंट जेबों में रख दिया था। अदालत काफ़ी नहीं थी, तुम्हारे लिए यहाँ पर भी पहुँच गई हो। वो चुबा चुबा के उसके कान में मदम आवाज़ में कहने लगा। हमारे ने उसकी तरफ चेहरा कर दिया था। कांग्रेस मिस्टर आर्यन। वो अपना हाथ उसके सामने करने लगी। आर्यन ने उसे देखा। वो बहुत कूल बिहेवियर कर रही थी। उसने उसका हाथ थाम लिया था, मगर झटके के साथ वो उसे अपनी तरफ खींच भी लिया था। मैंने कहा था आपने गलत लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। आर्यन उसके हाथ पर जोर बढ़ा रहा था। मिर्जान, तुम बस इतना कर सकती हो। वो उसके धमकाने पर हंसने लगा था। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो आंखों को रोल करने लगी और आर्यन को लगा वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बाबा, वो उसके कमरे में आकर सोफे पर बैठे ऊपर देखे मुस्कुराने लगी। क्या हुआ, कैसा रही मीटिंग? बाबा बाबा, इटा वॉइस टू नाइट, सच कह रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या था इसमें? राज को समझ नहीं आई थी वो क्या कहना चाहती है। बाबा, आपने कहा था। वो सीधी होकर बैठ गई थी कि जिसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाया है उसको सबक सिखा दो। तो सिखा दिया है मैंने, और ऐसा सिखाया है। बाबा, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं करेगा? आर्यन की बात कर रही हो? हाँ बाबा, वही बाकर बल्ले की बात कर रही हूँ। तो क्या क्या किया है तुमने? आपने तो फ्रेंचाइज के बारे में सुना था। आपके हिसाब से अगर कोई इस पार्टनर बनना चाहता तो किस हद तक ऊपर जा सकता था? तुम ये क्यों पूछ रही हो भी? बाबा बताएं ना। मैक्सिमम 40 मिलियन से ज़्यादा नहीं। OMG, और मैंने क्या कर दिया है? वो मुंह पर हाथ रख के बहुत तेज़ हंसने लगी। हुआ क्या है बताओ तो, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? मैंने 40 मिलियन की पार्टनरशिप को आर्यन से 210 मिलियन पर खरीद लिया। 210 मिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आर्यन पागल हो गया था। यह कर पाया था और तुमने कैसे कर लिया? वो तो बहुत तेज़ है। बाबा, मुझे लगा था उसका वहाँ एक बिजनेसमैन से क्लैश चल रहा है, वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने 35 बिलियन से 50 को जम कर दिया। मुझे पता था मैं नहीं लूँगी। मैं सिर्फ प्राइस आगे बढ़ा रही थी और वो बेवकूफ़ों की तरह बन रहा था। उसे लगा था मैंने उसके साथ जिद लगा दिया है, और फिर जब वो सबसे पैक पर क्लेम करने लगा मैं पीछे हटी। वो ताली मारकर एक बार फिर हंसने लगी। ओ मेरे खुदाया बेटा, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। उसने मेरी ज़िंदगी से मजाक कर दिया था। मैं तो छोड़ने वाली नहीं थी। बहुत अच्छा कर दिया है तुमने। उसको भी तो पता होना चाहिए तुम आम लड़कियों की तरह नहीं हो। यू आर माई डाटर, जो अपनी पैरों पर हो, छोड़ती नहीं हो। थैंक यू बाबा, ये हौसला मुझे देने के लिए। आपको पता है आप मेरे लिए फ्यूल की तरह हैं। जिस तरह एक गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, मैं भी आपके बगैर मूवमेंट नहीं कर सकती। कभी कभार सोचती हूँ अगर सभी बाप आपकी तरह हो जाएं तो लड़कियों के ऊपर जुल्म नहीं होगा। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनको ये सिखाया ही नहीं जाता अपने लिए खड़ा कैसे होना है। उन्हें ये बताया ही नहीं जाता कि तब तुम दुबती रहती हो तो ये दुनिया मज़ीद तुम्हें दबोचती है। 100 साल की डरी हुई ज़िंदगी से बेखौफ, आज़ाद और अपनी दुनिया में रहने वाली एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। बाप, मैं पहली बार डर गई थी उस दिन जब आपने अपना चेहरा मोड़ लिया था। मुझे लगा था मैं ख़त्म हो रही हूँ। अगर आप मुझे नहीं संभालते तो आपकी हमारी रेसा हो जाती। आपका सारा एतमाद दब जाता कहीं मुझ में, जिसको मैं चाहकर भी फिर नहीं जगा सकती थी।
तुम पर मैंने एक वक्त लगाया है हमाल, मैं तो इसे ज़ाया नहीं होने दे सकता। यू नो आई एम बिजनेसमैन। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अपने बात में तुम्हें ये बिजनेस लीगली तौर पर ऑन कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब तुम कर सकती हो। बाबा अब मुझसे 1000 गुना बेहतर है। जब आपको ज़रूरत होगी आंखें बंद करके सर के बल में आपके लिए हाजिर होंगी। हेलो उस्मान, बताओ मेरी बात गौर से सुनो। भले मुझे कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, जैसा कहा है वैसा ही करो। तुम फिक्र मत करो उस्मान, मैं तो आपको कल भी टेक्स्ट कर लिया था, सब कुछ रेडी है, कुछ भी गलत नहीं होगा। वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कोशिश करो कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास ना हो, वरना फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आप पर सीधा शक जाएगा। अब बस मुझ पर छोड़े, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। वो बेचैनी से स्टडी में मटरगश्त करता शुरू करना। कल अदालत में फिर से पेशी थी, जो कि आखिरी भी साबित हो सकती थी। उस्मान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से अपना फैलाया हुआ गंद इस बार भी छुपा ले। उस पेशी के बाद इलेक्शंस हो रहे थे। कुछ दिन पहले जज के लिए अदालत के फैसले की वजह से अवाम में उसकी मकबूलियत और भी ज़्यादा हो गई थी। आए दिन नुमान की कोशिशों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसों में वगैरह की तादाद में और भी इजाफा हो रहा था। फुरकान ने भी अपना वादा निभाया था। उसने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके आधे से ज़्यादा वोटर्स को खरीद लिया था। बहुत सारे क्रॉस मैचिंग करके वो इस तरह की पार्टियों में दरार डालकर जिसके साथ कमिटेड होता था उसे किंग बना लेता है। उसको तो वैसे इस्लामाबाद का किंग मेकर नहीं कहता, वो वाइड पॉलिटिक्स खेलता है। वो बादशाह खुद नहीं बनता, लेकिन सियासतदान उसके इशारों पर चलते हैं। गुड मॉर्निंग मामा, वो अपने रूम से उतरने लगी। तुम्हारे लिए मैं नाश्ता बनाया है, जाओ जाके खा लो, फिर ठंडा हो जाएगा। आज तो मैं लेट हो गई, घड़ी में 11 बज रहे थे। आपने कर लिया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया था, वो अपना बैग उठा के जा रही थी। मामा कब तक नाराज़ रहेंगी? प्लीज़, आपको तो अभी सब पता है, आप अभी भी नाराज़ होंगी मुझसे। मेरी क्या गलती है? हमायल, मुझे लेट हो रहा है, जाओ जाके नाश्ता खा लो। वो एक साइड से निकलने लगी। हमायल खामोशी से वापस लाउंज में जाने लगी। आपको कैसे मनाऊं मैं? बाबा आपकी बीवी मेरी जान लेके ही छोड़ेगी, वो खुद से कह रही थी। हमायल बीबी, आपका नाश्ता यहीं पर लगा दूं? नहीं सलमा आंटी, मैं खुद आ रही हूँ, ये छोड़े, बस मेरा मूड नहीं हो रहा। बाबा कहाँ हैं? वो तो चले गए हैं। कब? हमाल बीबी, वो तो अभी कुछ देर पहले निकल गए हैं। उसकी तबीयत ठीक थी, मैंने उनको कहा भी था ऑफिस कुछ दिनों के लिए नहीं जाएं। वो तो ठीक लग रहे थे। ओके, मैं बस माल तक जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। पर आपकी गाड़ी तो बड़े साहब लेकर गए हैं। वो क्यों? उसकी अपनी गाड़ी को क्या हुआ है? इन्होंने कहा था उसमें कुछ मसला हो गया है। मैं जैसे ऑफिस पहुँचूँ वो दोबारा गाड़ी बेच देगा, और कह रहे थे कि आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लें। चलो ठीक है, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ, जब आप आए मुझे इन्फॉर्म कर दें। शिराज ऑफिस से थोड़ा फासले पर था, उसके फ़ोन पर किसी को कॉल आ गई थी। उसने देखा नगमा कर रही है, उसने कॉल को पिक कर लिया था। हेलो नगमा, हैरत है? हाँ बस आपको बता रही थी, आज रियान को कहीं के गार्ड आ जाए डिनर पर। वो तो बेगम साहिबा मानने लगी है। वैसे अभी कैसे मान गई हो? मुझे उससे बात करनी है शिराज। नगमा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अचानक उसकी नज़र फ्रंट मिरर से दो गाड़ियों पर पड़ी, जिसने उसकी गाड़ियों को दोनों तरफ से घेर लिया था। हेलो शिराज, क्या हुआ है? उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दोनों गाड़ियाँ उस तक पहुँच गई थी शीशे ब्लाइंड से, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिराज, आप सुन रही हैं? उसने स्पीड तेज़ कर दिया था ताकि लोग वो आगे निकल सके, मगर राइट साइड से गाड़ी ने उसको हिट कर दिया। उसका बैलेंस बरकरार नहीं हुआ। शिराज, क्या हो रहा है? ये आवाज़ कैसी थी? अब ठीक है? वो बहुत मुश्किल से गाड़ी को उल्टा होने से रोक चुका था। वो जान गया था जहाँ से निकलना मुश्किल है। दोनों गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से दोनों साइड से फिर से आ रही थी। तीनों की स्पीड अभी बराबर हो गई थी। उसने ब्रेक ले लिया था ताकि उसके साइड वाली गाड़ी उससे आगे निकल सके और वो टर्न लेके जल्द निकल सके, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ था। एक गाड़ी उसके टर्न लेते वक्त मुड़ गया था। शिराज, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बोलो। नगमा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मुझे किसी ने घेरा है। कौन है? शिराज, जल्दी वहाँ से निकल जाओ, ड्राइवर गाड़ी मोड़ लो। शिराज, आप वहाँ से निकल जाए, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तुम जहाँ पर मत आना। उसने स्पीड बढ़ाई थी, मगर ब्रेकर आने की वजह से वो थोड़ा स्लो हो गया था, और उस बात का फ़ायदा कुछ फासले पर आने वाली उस गाड़ी ने उठाया था, जो कि सेकंड्स के फासले पर उससे दूर था। वो बहुत ज़ोर से उसको पीछे से हट करने लगा। शिराज, नगमा चीखने लगी थी। गाड़ी उलट गई थी। उसकी आवाज़ फ़ोन के दूसरी साइड को भी पहुंच गई थी। गाड़ी के शीशे इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे। शिराज सीट पर एक तरफ लटकते हुए बेजान पड़ा था। उसके नाक और माथे से खून बह रहा था। गाड़ी के पहिए अभी भी घूम रहे थे। सड़क पर उसी गाड़ियों का नामो निशान भी नहीं था। ऐसे लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। या अल्लाह, मेरे शोहर की हिफाजत फरमा। वो रोते हुए बेख्याली में आर्यान को कॉल करने लगी। कॉल जल्दी पिक कर ली गई थी। आर्यान, आर्यान, वो शिराज। आंटी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आर्यान, शिराज का किसी ने एक्सीडेंट करवाया है। व्हाट? वो चेयर से उठने लगा। अच्छा आंटी, मेरी बात सुने। वो ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठ गया था। प्लीज़ रोना बंद करें, मैं पहुंच रहा हूँ, सब ठीक होगा। आर्यान, आर्यान, शिराज को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं होगा, मैं बस आ रहा हूँ। प्लीज़ जल्दी आओ, मैं बस पहुँच रहा हूँ। आप हौसला रखें, आप हमारे को कुछ मत बताएं। आर्यान, मैंने खुद सुना था गाड़ी के मारने का आवाज़। प्लीज़ जल्दी आएँ। आंटी भी रिलैक्स, में आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। नगमा को लगा था दुनिया उसकी उलट गई है। आप अभी कहाँ पर हैं? आप जहाँ भी हैं वहाँ के नज़दीक हॉस्पिटल की तरफ जाएं, या अपने लोकेशन को ऑन करें, मैं वहाँ पर आपको मिल रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। प्लीज़ बेटा, शिराज को सही सलामत वापस लाओ।
आंटी प्लीज़ रोना बंद करें, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसने गाड़ी को आखिर स्पीड पर भगा दिया था। जारी है।